हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेयर करंट अफेयर्स में आज हम पढ़ेंगे 17 जून के करंट अफेयर्स। कैसे क्या रहेगा सेशन, टोटल 20 न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इनके स्टैटिक पोर्शन को, इनसे रिलेटेड पिछले दिनों में जो न्यूज़ रहती है उनको भी साथ में पैरेलल कवर करते हुए चलेंगे। ये मेनली आपके बैंकिंग एग्जाम, इंश्योरेंस एग्जाम और स्पेशली जो आरआरबी के एग्जाम्स आ रहे हैं बीपीएस के, वो उसके लिए तो खास इंपॉर्टेंट बनता ही है। और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए डेली, मंथली, वीकली, किसी भी प्रकार की एमसीक्यू फॉर्मेट में स्टैटिक, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, यूज़र आईडी दी गई है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। अन्यथा आप सर्च कीजिए एजुकेयर करंट अफेयर्स, आपको 3100 से भी ज़्यादा बच्चों का एक चैनल मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। तो बढ़ते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। आज की फर्स्ट न्यूज़ है, मुख्यमंत्री निबिर मत्स्य प्रकल्पा स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय त्रिपुरा। त्रिपुरा ने रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की, उसका नाम है मुख्यमंत्री निबिर मत्स्य प्रकल्पा। मत्स्य प्रकल्पा क्या स्कीम है? ये मत्स्य का मतलब होता है फिश, तो फिश के प्रोडक्शन को बढ़ाने की ये एक स्कीम है। फिश को प्रोडक्शन को बढ़ाने की ये नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ाने की एक स्कीम है। यानी नई टेक्नोलॉजी कौन सी? फ्लॉक टेक्नोलॉजी। एक फ्लॉक टेक्नोलॉजी फॉर द फिश प्रोडक्शन के लिए एक टेक्नोलॉजी होती है। क्या है ये टेक्नोलॉजी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। फिश टेक्नोलॉजी में क्या होगा, जैसे कि फिश है, फिश के लिए पानी हर बार चेंज करना होता है क्योंकि वह गंदा हो जाता है, तो एक तो पानी एक्स्ट्रा ज़्यादा वेस्टेज होता है। दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है कि जो फिश को फीड दिया जाता है उसमें 25% के आसपास वेस्ट हो जाता है, यानी फिश उसको यूज़ नहीं करती। तो अब इस टेक्नोलॉजी को अगर यूज़ किया जाएगा अगर फार्मर के द्वारा, तो जो पानी है उसको फिल्टर किया जाएगा इस टेक्नोलॉजी में, यानी उसको फिर से रीयूज़ किया जा सकता है उस पानी को। प्लस जो 25% जो वेस्टेज हो रहा है वो भी वापस रीयूजेबल हो जाएगा, यानी वापस ईटेबल हो जाएगा फिश के लिए, वापस से फीड तैयार हो जाएगा फिश के लिए। और जो पानी गंदा हो गया, वो गंदा हुआ पानी भी एक तरह से फिश के लिए फीड का ही काम करेगा, वह भी फीड का ही काम करेगा। तो ये है फ्लॉक टेक्नोलॉजी, यानी जो वेस्टेज बनाना, वो वेस्टेज भी फीड का ही काम करेगा, उसको भी फिश वापस से खा सकती है उस वेस्टेज को। तो ये है फ्लॉक टेक्नोलॉजी। और इस फ्लॉक टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा ने मुख्यमंत्री निबिर मत्स्य प्रकल्पा योजना लॉन्च की है। प्रकल्पा का मतलब होता है परियोजना, हिंदी में इसका मतलब होता है परियोजना, ये बंगाली भाषा में लिखा है। और प्रकल्प अगर आपको नाम दिख जाए तो आप देख लीजिए, ये यानी जो बांग्ला लैंग्वेज यूज़ की जाती है वहीं पे ये उसी से रिलेटेड स्कीम है। जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, त्रिपुरा हो गया, ऐसे राज्यों में इस प्रकार की स्कीम लॉन्च की जाती है। अगली न्यूज़ है, पंजाब लॉन्चेस ई स्टाम्प फैसिलिटी। ई स्टाम्प फैसिलिटी क्या होती है? देखिए, स्टाम्प होता है एक, तो आपको स्टाम्प की कभी ना कभी ज़रूरत तो पड़ी ही होगी। स्टाम्प को आपको प्रिंट किया हुआ मिलेगा, आपको स्टाम्प जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रिंट किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन अब क्या होगा कि ई स्टाम्प का मतलब होगा कि आप ऑनलाइन प्रिंट निकलवा सकते हैं प्रिंटर से। अब आपको ये जो पहले से प्रिंट किया हुआ स्टाम्प है वह लेने की आवश्यकता नहीं है। इससे क्या होगा जी, स्टाम्प बनाने की जो कॉस्ट थी वह रिड्यूस होगी, प्लस आपको आपकी प्रिंट करवाने की कॉस्ट कम होगी, क्योंकि एक स्टाम्प की कॉस्ट आपको ज़्यादा देनी पड़ती थी, अब आपको भी बेनिफिट रहेगा क्योंकि एक सिंगल प्रिंट का ही पेमेंट देना पड़ेगा। तो ये है ई स्टाम्प फैसिलिटी। इससे गवर्नमेंट कितना पैसा बचा लेगी? लगभग 35 करोड़ रुपए बचाएगी पंजाब गवर्नमेंट। और इससे पहले ई स्टाम्प की फैसिलिटी भी थी, लेकिन वो सिर्फ 20,000 रुपये से ऊपर का अगर आपको स्टाम्प चाहिए तो ही वह फैसिलिटी अवेलेबल थी। लेकिन अब इस फैसिलिटी को 20,000 ना कर अब अगर आपको 1 रुपये का भी अगर स्टाम्प चाहिए तो आप इस स्कीम के द्वारा डिजिटली प्रिंटर से आप ई स्टाम्प ले सकते हैं। तो याद रखिए, ये स्कीम लॉन्च किसने की है? पंजाब ने ये स्कीम लॉन्च की है। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है, 59th महाअभियान ऑफ द अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन वॉज हेल्ड इन उज्जैन। उज्जैन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। आप ये मैप में देख सकते हैं, ये है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के ही यहाँ पर ये है उज्जैन। ठीक है, तो उज्जैन में ही ये आयोजित हुआ 59th एडिशन ऑफ महाअभियान ऑफ द अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन। आयुर्वेद सम्मेलन में इस आयुर्वेद की जो बेनिफिट्स है उनके बारे में, आयुर्वेदा के बारे में अवेयरनेस था। कुल मिलाकर आयुर्वेदा के रिलेटेड ही ये सम्मेलन था और इसी का आयोजन उज्जैन में हुआ। तो याद रखिए, इसमें प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इसमें इन्होंने पार्टिसिपेशन लिया। 14 नंबर के प्रेसिडेंट हैं और अब 15 नंबर के प्रेसिडेंट आने वाले अगले मंथ में अपॉइंट नए किए जाएंगे, उनका नया चुनाव होगा। तो याद रखिए, ये कहाँ पर हुआ? ये उज्जैन में हुआ। और आयुर्वेदा का मतलब होता है साइंस ऑफ लाइफ, ये भी आप याद रखिए, साइंस ऑफ लाइफ मतलब होता है आयुर्वेदा का। अगली न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज लॉन्चेज इंडियन रेलवे इनोवेटिव पॉलिसी कॉल्ड स्टार्टअप्स फॉर रेलवेज।
एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा रिसेंटली रेलवे के द्वारा जो इनोवेशन पॉलिसी लॉन्च की गई उसका नाम क्या है, अलग अलग नाम दिया जाएगा, उनमें से आंसर करना है। स्टार्टअप फॉर रेलवे जी स्कीम लॉन्च की गई है। स्टार्टअप फॉर रेलवेज का मतलब होता है रेलवेज के रिगार्डिंग जो टेक्नोलॉजीज बनाई जाती है स्टार्टअप्स के द्वारा उनको प्रमोट करना, यानी स्टार्टअप्स को प्रमोट करना, उन स्टार्टअप्स को जो टेक्नोलॉजी किन के लिए बनाती है, रेलवे के लिए बनाती है, तो उन स्टार्टअप्स को प्रमोट करना इसका मेन उद्देश्य है। और वो भी स्टार्टअप्स कहाँ के, इंडिया के ही इंडिजीनियस स्टार्टअप्स होने चाहिए, इंडिया के स्टार्टअप्स होने चाहिए, उन्हीं को प्रमोट करने के लिए, उन्हीं स्टार्टअप्स उन्हीं इनोवेटर्स को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। अगर रेलवे को कोई स्कीम पसंद आती है स्टार्टअप की, किसी भी इनोवेटर की, तो उस स्टार्टअप को एज ए ग्रांट दिया जाएगा 1.5 करोड़ उस टेक्नोलॉजी को, और रेलवे यूज़ करेगा। तो याद रखिए। साथ में इंडियन रेलवे इनोवेशन पोर्टल भी लॉन्च किया इसी चीज़ के लिए, एनरोलमेंट करने के लिए या बहुत कुछ चीज़ की जाने के लिए, यानी स्टार्टअप्स फॉर रेलवे को प्रमोट करने के लिए इंडियन रेलवे इनोवेशन पोर्टल भी लॉन्च किया गया। एग्जाम का डायरेक्ट प्रश्न है कि स्टार्टअप फॉर रेलवे लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा, जिसे हेड किया जाता है अश्विनी वैष्णव के द्वारा, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है ओडिशा। याद रखिए। अगली न्यूज़ है कैबिनेट कमिटी अप्रूव्स न्यू स्कीम अग्निपथ फॉर द सोल्जर्स रिक्रूटमेंट। आप सबको पता ही है सोल्जर अग्निपथ के बारे में आपने काफ़ी डिटेल्स में जान लिया है, लेकिन हो सकता है इस न्यूज़ में मैं आपके लिए कुछ डिफरेंट चीज़ें लेकर आया हूँ। हो सकता है आपने वह पहले नहीं पढ़ी होगी, तो 2 स्लाइड्स में लेकर आया हूँ, काफ़ी डिटेल्स हैं, एक बार जल्दी से इसको जान लेते हैं। ये स्कीम लॉन्च की गई थी आर्मी फोर्स, नेवी फोर्स और एयर फोर्स, इन तीनों के लिए लॉन्च की गई है, किसी एक के लिए नहीं, तीनों के लिए है। इस अग्निपथ का उद्देश्य है 2 चीज़ों को मेन टारगेट किया गया है। एक तो जो गवर्नमेंट का जो डिफेंस बजट है उसको कम करना, क्योंकि आपको पता हो तो गवर्नमेंट का डिफेंस है 5,25,166 करोड़ रुपए इसका बजट अलोकेट किया जाता है, और इसमें से 20% तो सिर्फ और सिर्फ पेंशन पे करने में चला जाता है, अप्रोक्सीमेट 1,19,696 करोड़, इतना तो सिर्फ और सिर्फ पेंशन में चला जाता है। अब इस स्कीम का उद्देश्य है कि एक तो पेंशन को कम किया जाना चाहिए, इसके लिए अग्निपथ लॉन्च की गई है। दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो एयरफोर्स यानी आर्मी फोर्स और नेवी फोर्स, इन तीनों में मिलाकर जो एवरेज एज होती है सोल्जर्स की वो है 32 ईयर्स, जो कि एक ज़्यादा है अगर हम पूरे वर्ल्ड वाइज अगर एवरेज की बात करें। तो इसको रिड्यूस करने के लिए साथ में इसे लॉन्च किया गया। अगर इस अग्निपथ को इम्प्लीमेंट किया जाता है और अगर ये सक्सेसफुल होती है तो इसको ये एवरेज एज 26 तक रिड्यूस हो जाएगा, यानी 6 से 7 साल रिड्यूस हो जाएगा और ये 26 हो जाएगा, और ये 26 करना ही ये डिफेंस मिनिस्ट्री का उद्देश्य है। इसका जो पहले नाम था अग्निपथ का वह टूर ऑफ ड्यूटी था। और ये जो ब्रेन चाइल्ड है, ये ब्रेन चाइल्ड किसका, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये ब्रेन चाइल्ड किसका था, तो ये था बिपिन रावत का, जिनका पिछले साल 2021 में इनका यानी हेलीकॉप्टर क्रैश में इनका निधन हो गया था। तो याद रखिए ब्रेन चाइल्ड है बिपिन रावत का, टूर ऑफ ड्यूटी, और इसी को रिसेंटली दूसरा नाम बदलकर अगले नाम से लॉन्च किया गया अग्निपथ। और अग्निपथ में जो सोल्जर्स अपॉइंट होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। ये 4 साल की ड्यूटी है, 4 साल के बाद आप रिटायरमेंट लेंगे, और रिटायरमेंट में भी आपको कितना रुपये मिलेगा, लगभग 11 लाख रुपये से आपको मिलेंगे अगर आप रिटायरमेंट होते हो, और 11,70,000 रुपये। तो याद रखिए। और 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद 6 मंथ के बाद 3.5 साल की ड्यूटी, 4 साल में 6 मंथ्स ट्रेनिंग, 3.5 साल की ड्यूटी। स्टार्टिंग में आपको मिलेगा 30,000 रुपये की सैलरी, उसके बाद अगर आप कंटिन्यू रखते हैं तो 40,000 रुपये अगले 4 सालों में आपकी हो ही जाती है। और इसकी एलिजिबिलिटी 17.5 साल से 23 साल है। जब इसको रिलीज़ किया गया तो उसे 21 साल किया गया था, लेकिन अभी कल ही न्यूज़ आई है कि इसे 23 कर दिया गया है। बाकी और आप चेक कर लीजिए, 23 कर दिया गया है। और लाइफ इंश्योरेंस कवरेज है, यानी आपको अलग से कोई प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा, और ये ऑटोमेटिक लाइफ इंश्योरेंस कवरेज है 48 लाख रुपीज़ का। ये डेथ कवरेज नहीं है, डेथ कवरेज आपको मिलेगा 1 करोड़ रुपीज़। अगर इन केस अगर डेथ हो जाती है सोल्जर की तो उन्हें पे किया जाएगा 1 करोड़ रुपीज़। और लाइफ इंश्योरेंस अगर किसी प्रकार की हॉस्पिटलाइजेशन और किसी प्रकार की अगर होती है तो 48 लाख रुपये तक का भुगतान किया जाएगा। याद रखिए। और इस स्कीम में टारगेट है 45,000 से 50,000 सोल्जर्स को रिक्रूट करना हर साल, ये इसका उद्देश्य है। और 25% जो बैच यानी जो इसमें से 25% अपॉइंट किए जाएंगे उन्हें परमानेंट रिक्रूट कर लिया जाएगा। वो उनकी जो काबिलियत होगी उसके हिसाब से रिक्रूट किया जाएगा, यानी अगले 15 साल के लिए फिर से उन्हें रीअपॉइंट कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद में रिटायरमेंट कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद पेंशन चालू हो जाएगी। यानी फिर ये एक तरह से जो नॉर्मल अभी जो आर्मी सोल्जर्स होते हैं उसी की तरह ये होगी। मैंने भी बताया 11,70,000 रुपये, 71,000 रुपये ये एज ए पेड किया जाएगा अग्निवीर को जब 4 साल की ड्यूटी कंप्लीट हो जाती है। तो इतना आप याद रखिए अग्निपथ स्कीम के बारे में। अगली न्यूज है SPMCIL सेटअप्स सैफाबाद मिंट म्यूजियम।
सैफाबाद जो मिंट म्यूजियम है ये लॉन्च कहाँ किया जा रहा है, हैदराबाद में किया जा रहा है। पहली चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए। दूसरी चीज़ SPMCL, इसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। ये RBI के अंदर नहीं आती है ना, बिल्कुल, ये आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। तो लेकिन RBI के अंतर्गत तो 5 सब्सिडरी जाती है, जिनमें से एक तो है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, BRB NMPL, दूसरी DICGC, रेबिट, IFTAS और RBIH। ये 5 आती है RBI के अंदर, लेकिन SPMCIL गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। अब ये सैफाबाद मिंट म्यूजियम का मकसद क्या है? इसका मकसद है आज़ादी के बाद 1947 के बाद जितने भी जो करेंसी यानी जो कॉइन का जो सर्कुलेशन रहा है, उस कॉइन को एग्जिबिट किया जाएगा इसमें सैफाबाद मिंट म्यूजियम में। यानी क्या इसकी हिस्ट्री रही, कब क्या बना, किसका कैसे बदलाव हुआ, सारी चीज़ें यहाँ पे शोकेस की जाएगी इस सैफाबाद मिंट म्यूजियम में, जिसे कहाँ ओपन किया जा रहा है, हैदराबाद में इसे ओपन किया जा रहा है। और ओपन कौन कर रही है? SPMCIL के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। और ये इसके दो प्रिंटिंग मशीन्स है, 2 प्रिंटिंग मिंट्स है। और ये कहाँ पर है? एक तो है देवोस में और एक है नासिक में। देवोस और नासिक में SPMICL की मिंट्स है। और RBI की जो BRB NMPL, इसकी 2 जगह हैं, एक तो मैसूरू और एक सालबोनी। मैसूरू सालबोनी 2 जगह पर है, याद रखिए। अगली न्यूज़ है, फाइनेंस मिनिस्टर लॉन्चेस ए वीडियो रुपये का रोचक सफ़र। ये म्यूजियम से रिलेटेड ही है, इसी म्यूजियम से रिलेटेड ये न्यूज़ है। रुपये का रोचक, वहाँ पर तो म्यूजियम खोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर रुपये का रोचक सफ़र, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा वीडियो रिलीज़ किया गया है। और इस वीडियो को जिसने नरेट किया उसका नाम है अमिताभ बच्चन, जो कि एक्टर है, फेमस वेटरन। तो इन्होंने इसको इस वीडियो में इन्हीं की भागीदारी है। रुपये का रोचक सफ़र, इससे पता चलता है आपको रुपये का रोचक सफ़र का क्या मतलब होता है, यानी रुपये की हिस्ट्री बताई जाएगी। अगली न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट्स द बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 रिसेंटली इनोग्रेट किया गया। और ये इनोग्रेट क्यों किया गया? क्योंकि रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, इसको 10 साल हो गए हैं। और इस 10 साल को होने की उपलक्ष्य पर ही ये इनोग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी, अब 10 साल हो गए हैं टोटल इस साल 2022 में, तो याद रखिए। और इस बायोटेक स्टार्टअप्स एक्सपो की थीम है बायोटेक स्टार्टअप्स इनोवेशन। बायोटेक स्टार्टअप्स इनोवेशन इसकी थीम है, तो ये थीम आप याद रखिए। और इस एक्सपो का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य बायोटेक इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी स्टार्टअप्स है उनमें से 75 मोस्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप्स को शोकेस किया जाना है इस एक्सपो में। और ये किया गया, तो याद रखिए ये कहाँ पे इनोग्रेट किया गया? न्यू दिल्ली में से इनोग्रेट किया गया। अगली न्यूज़ है, तमिलनाडु लॉन्चेज इनूम इल्लुथुम स्कूम टू फिल लर्निंग गैप। ZL को L बोला जाता है, ZH को L बोला जाता है इन तमिल। और इनूम इल्लुथुम स्कीम टू फिल लर्निंग गैप। टू फिल लर्निंग गैप का मतलब होता है कोविड काल में जिन बच्चों ने अपने एजुकेशन 2 से 3 साल जो एजुकेशन उन्होंने गंवाई है, अप्रोक्सीमेटली 2 साल, उस गैप को फिल करने के लिए, उसको वापस से रिकवर करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई, इनोम इल्लुथुम स्कीम। ठीक है। और इसका मकसद रहेगा कि जो बिलो द 8 जो एज के बच्चे हैं उनको एटलीस्ट फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी का पता होना चाहिए। और इस टारगेट को अचीव किया जाएगा 2025 से पहले इस स्कीम के थ्रू। यानी जो 8 साल से कम बच्चे हैं वो 8 साल तक पहुँचते उन्हें 3 सब्जेक्ट तमिल, इंग्लिश और मैथमेटिक्स की कम से कम बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। ये मकसद है इस इनोम इल्लुथुम स्कीम का, जिसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु के द्वारा। ये मैप में देख सकते हैं, यह है पे तमिलनाडु, यहाँ पे केरला आ गया, यहाँ पर आ गया कर्नाटका और यहाँ पर आ गया आंध्र प्रदेश। अगली न्यूज़ है, हरियाणा लॉन्चेस सुजल इनिशिएटिव। सुजल का मतलब होता है प्योर जल। सुजल
प्योर जल इनिशिएटिव पायलट प्रोजेक्ट टू कंजर्व वाटर। वाटर को बचाने के लिए, वाटर को कंजर्व करने के लिए ये सुजल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और ये पूरे हरियाणा में लॉन्च नहीं किया गया, ये सिर्फ और सिर्फ पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया। वहीं पंचकुला जहाँ पे रिसेंटली 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित हुए थे और जिसमें हरियाणा ने टॉप किया था। तो इसी पंचकुला में सुजल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, जिसमें क्या किया जाएगा कि पानी को बचाने की प्रैक्टिस की जाएगी। यहाँ पे वहाँ पे एफर्ट्स लगाए जाएंगे, जैसे कि मीटर्स इंस्टॉल किए जाएंगे, जगह जगह पर मशीन्स लगाई जाएगी जो वाटर को एक उनका फ्लो मेंटेन रखेगी, पानी की नाप, काफ़ी कुछ चीज़ें होगी इस सुजल इनिशिएटिव में। इतना आप याद रखिए, हरियाणा गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। ये मैप में आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर है हरियाणा, राजस्थान यहाँ पे आ गया, पंजाब यहाँ पे आ गया, और न्यू दिल्ली बीच में, बिल्कुल बीच में है। इधर उत्तर प्रदेश आ ही गया, फिर ऊपर आ गया हिमाचल प्रदेश। अगली न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट्स जल भूषण बिल्डिंग एंड गैलरी ऑफ रिवोल्यूशनरीज इन मुंबई। जल भूषण बिल्डिंग एंड गैलरी ऑफ रिवोल्यूशनरीज, ये क्या चीज़ है? जो भी इंडिया के क्रांतिकारी रहे हैं, जो भी रिवोल्यूशनरीज रहे हैं, उनको शोकेस करना है, उनकी उपलब्धियों को शोकेस करना है, उन हीरोज़ का जो मूवमेंट्स में रोल रहा था उनको शोकेस करना है, उनके स्कल्पचर्स बनाकर इन्हें इसमें शोकेस करना है, उनकी जो रेयर फोटोज़ है उनको यहाँ पर शोकेस करना है, और भी कुछ यहाँ पर शोकेस करना है। किन के बारे में? रिवोल्यूशनरी के बारे में, रिवोल्यूशनरीज जो रहे उनके बारे में। तो याद रखिए, ये जल भूषण बिल्डिंग एंड गैलरी ऑफ रिवोल्यूशनरीज कहाँ पर इनोग्रेट की गई? ये इनोग्रेट की गई मुंबई में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट बनती है क्योंकि इनोग्रेट किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे इनोग्रेट किया है। तो याद रखिए, मुंबई में ये बनने जा रहा है, यानी इनोग्रेट बन चुका है, इनोग्रेट किया गया है। अगली न्यूज है, बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज अनाउंस्ड टू कंडक्ट ए कास्ट बेस्ड सेंसस। जाति बेस्ड सेंसस बनाने की मांग कर रहा है बिहार। मांग क्या? बिहार ने अनाउंस कर दिया है कि हम कास्ट बेस्ड सेंसस बनाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमें पता होना चाहिए कि ओबीसी के कितने हैं, जनरल में कितने हैं, एससी में कितने हैं, एसटी में कितने हैं। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसे पता करके कर क्या लेंगे? ताकि जो भी स्कीम्स लॉन्च की जाती है उसका बेस्ट इंप्लीमेंटेशन किया जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आवश्यकता जिसको होती है ना स्कीम की, उसे ना मिलकर जिसे नहीं आवश्यकता है उसे वो मिल जाती है, तो जिसको आवश्यक है वो वंचित रह जाता है। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए ये सेंसस, यानी ये कास्ट बेस्ड सेंसस बनाने की मांग की जा रही है। मांग क्या? बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर ही दिया है बिहार ने। तो याद रखिए, आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर है बिहार जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और फिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश आ गया, और फिर यहाँ पर आ गया वेस्ट बंगाल आ गया यहाँ पर। तो याद रखिए। अगली न्यूज है, कोवैक्स फैसिलिटी डिलीवर्ड इट्स मैक्सिमम वायल्स ऑफ डोजेस टू बांग्लादेश। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि कोवैक्स जो कि WHO, यूनिसेफ, गावी का एक इनिशिएटिव है, एक ग्लोबल इनिशिएटिव है। कोवैक्स फैसिलिटी जो कोविड-19 की वैक्सीन को डिलीवर करता है उन देशों में, उन कंट्रीज़ में जहां पर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है या उनकी खुद की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, जो दूसरे देशों की वैक्सीन पर डिपेंड है। लेकिन हो सकता है उन्हें दूसरे देश डिलीवर ना करें, लेकिन WHO, यूनिसेफ ये चाहते हैं कि कोई भी वैक्सीन से वंचित नहीं रहना चाहिए। बस इसी के लिए कोवैक्स फैसिलिटी लॉन्च की गई थी इन द ईयर 2020 ऑफ अप्रैल मंथ। और याद रखिए, कोवैक्स फैसिलिटी, और इसका मकसद आपको पता ही है, वायल्स यानी कोविड की डोजेस हर जगह पहुंचाना। और इम्पोर्टेंट ये बनेगा कि सबसे ज़्यादा वायल्स किस देश को दी गई? तो आंसर बनेगा बांग्लादेश को। बांग्लादेश को सबसे ज़्यादा वायल्स दी गई, लगभग जितनी भी मोर देन 1 बिलियन डोजेज कोवैक्स फैसिलिटी के तहत 144 कंट्रीज़ में पहुंचा गई। इनमें से 190 मिलियंस डोजेस तो सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश को दी गई, और 190 मिलियंस लगभग 20% को कवर करती है। और अगर बात करें सिर्फ बांग्लादेश की कि बांग्लादेश ने कितनी परसेंट वैक्सीन कोवैक्स से ली है, तो अपनी टोटल जो वायल्स थी उसका लगभग 64% सिर्फ कोवैक्स फैसिलिटी से बेनिफिटेड हुआ है बांग्लादेश। याद रखिए, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, और टका यहाँ की करेंसी है। बांग्लादेश के साथ इंडिया 3 एक्सरसाइज करता है, एक तो बोंगो सागर, एक संप्रति, और रिसेंटली 4th एडिशन ऑफ कॉर्पेट तो हुआ ही था। अगली न्यूज़ है, अडानी पार्टनर्स विथ टोटल एनर्जीज। टोटल एनर्जीज के साथ किसने पार्टनर किया? अडानी एंटरप्राइजेज ने, टू जॉइंटली क्रिएट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम। व्हाट इज द
ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम, इट इज़ ए ग्रीन एनर्जी। हम कार्बन एनर्जी को ख़त्म कर रहे हैं, कोल एनर्जी को ख़त्म कर रहे हैं और हम जा रहे हैं बिल्कुल शुद्ध एनर्जी की तरफ, और वही है ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम। और इस ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा इकोसिस्टम बनने जा रहा है इंडिया में। और कौन बना रहा है? अडानी ग्रुप बना रहा है। अडानी किसके साथ मिलकर बना रहा है? टोटल एनर्जी के साथ मिलकर। इसकी कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है कि एक जगह वहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाया जाएगा, बल्कि पूरे देश में ये बनाने का टारगेट है। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स है अडानी ग्रुप्स का। और बात करें टोटल एनर्जीज़ की, तो टोटल एनर्जीज़ फ्रांस की कंपनी है। और फ्रांस की कंपनी क्या ये एनर्जी से रिलेटेड है? बिल्कुल, ये ऑयल एंड गैस से रिलेटेड है। दुनिया की जो टॉप कंपनीज़ है उनमें से आती है टोटल एनर्जीज़, ऑयल एंड गैस कंपनीज़ के मामले में, याद रखिए। और फ्रांस वही हैं जो 2026 के आने वाले जो ओलंपिक्स है उनको, समर ओलंपिक्स, उसको होस्ट करेगा। और इंडिया 2048 में होस्ट करेगा समर ओलंपिक्स। याद रखिए, सुपर इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया 2048 में समर ओलंपिक होस्ट करेगा। और 2026 के कौन होस्ट कर रहा है? फ्रांस होस्ट कर रहा है, पेरिस ओलंपिक्स। नेक्स्ट है ऑपरेशन रक्त चंदन। ऑपरेशन रक्त चंदन। रक्त क्या होता है? ब्लड होता है। रक्त का मतलब ब्लड होता है। चंदन क्या होता है? चंदन होता है सैंडलवुड। सैंडलवुड को क्या बोलते हैं? चंदन बोलते हैं। और तो ऑफ किसका है ये? ऑपरेशन रक्त चंदन ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, DRI का ये प्रोजेक्ट है इन न्यूज़। ये रिसेंटली न्यूज़ में था। रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि एक होता है रेड सेंडर, और रेड सेंडर अभी रिसेंटली काफ़ी स्मगलिंग होती है रेड सेंडर्स की। तो इसके स्मगलर को रिसेंटली पकड़ा गया, काफ़ी ह्यूज मात्रा में रेड सेंडर्स को पकड़ा गया। ये वही रेड सेंडर्स है जो आपने पुष्पा मूवी में जरूर देखा ही होगा। तो इसकी स्मगलिंग को रोकने के लिए रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो कि डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के अंतर्गत आता है, तो इसी ने ये रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इसी के अंतर्गत आता है ये डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। और इसी का ये ऑपरेशन रक्त चंदन इनिशिएटिव है, जिसका मकसद है रेड सेंडर्स की स्मगलिंग को रोकना, याद रखिए। और ये जो CBIC है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, ये आती है फाइनेंस मिनिस्टर के अंतर्गत। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण है। और रिसेंटली CBIC के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हो गए हैं? श्री विवेक जौहरी। इनका भी आप नाम याद रखिए। और ऑपरेशन रक्तचंदन तो आपको याद रखना ही है, रेड सेंटर को रोकने के लिए बनाया गया है। अगली न्यूज है HSBC हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड इंडिया अनाउंसेज $250 मिलियन यानी $250 मिलियन की फंडिंग अनाउंस की है एज ए लैंड टू सपोर्ट फॉर द इंडियन स्टार्टअप्स। इंडियन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए रिसेंटली HSBC बैंक ने $250 मिलियन का लैंडिंग अनाउंस किया है। इसका मकसद क्या है? इंडिया के जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको ग्रोथ देना, उनको बढ़ावा देना, उनकी टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ावा देना, ये मकसद है इस लोन को देने का। और इसे पूरे इंडिया के जो भी स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको दिया जा रहा है $250 मिलियन। दे कौन रहा है? HSBC का हेडक्वार्टर है ना तो हांगकांग में है ना शंघाई में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर HSBC इंडिया की बात करें, जो कि HSBC की ही एक सब्सिडरी है HSBC इंडिया, इसका हेडक्वार्टर इंडिया में मुंबई में लोकेटेड है, ये याद रखिए। और स्टार्टअप्स इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा कवरेज रखता है इंडिया में स्टार्टअप्स इकोसिस्टम। USA चाइना के बाद तीसरा इकोसिस्टम स्टार्टअप्स के मामले में इंडिया का ही आता है। और रिसेंटली इंडिया ने 101 जो स्टार्टअप्स है वो इसमें इंक्लूड, यानी स्टार्टअप्स क्या, जो यूनिकॉर्न है वह टोटल 101 हो गए, इससे भी ज़्यादा हो गए, याद रखिए। और 100th यूनिकॉर्न इंपॉर्टेंट है जो बना है ओपन एक नियो बैंक है और एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जा चुका है। अगली न्यूज़ है इंडिया एंड इजराइल साइंड ए विजन स्टेटमेंट। विजन स्टेटमेंट किस किसने साइन किया है? इंडिया एंड इजराइल ने, टू डीपन द लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस कोऑपरेशन। एक जो डिफेंस की जो साझेदारी है इंडिया की और इजराइल की, इसको बड़े लंबे समय तक लेकर जाना इस विजन का उद्देश्य है। और ये रिसेंटली इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इन दोनों ने मिलकर साइन किया है। और राजनाथ सिंह तो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर है और बेनी गैंट ये है इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिए। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तो बेनी गैंट ये उनके यानी इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर है। इन दोनों ने साइन किया है विजन स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड है, मैं दो चीज़ इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ। पहली शामिल है ब्राक 8। ब्राक 8 इंडिया ने पहले
इंडिया पहले ही साइन कर चुका है ब्राक 8 के लिए और ये भी पाइपलाइन में है, यानी बन रहा है। इजराइल बना रहा है, एक मिसाइल है सरफेस टू एयर और ये इंडिया को दी जाएगी। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है ब्राक 8 और ये किसको दी जाएगी? इंडियन नेवी को दी जाएगी। देगा कौन? इजराइल देगा। एक तो ये है। दूसरा प्रोजेक्ट क्या है इंडिया का इजराइल के साथ कि इंडिया ने रिसेंटली बोइंग 76 सिविल पैसेंजर्स एयरक्राफ्ट बाई किए। किससे? बोइंग कंपनी से। और ये कहाँ की? यूएसए की कंपनी है बोइंग, तो ठीक है। यहाँ से 676 बोइंग के जो एयरक्राफ्ट्स, जो पैसेंजर सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स लिए हैं, अब इनको कन्वर्ट किया जाएगा। किन में? इन्हें कन्वर्ट किया जाएगा रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स में। रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स में कन्वर्ट किया जाएगा। तो अब इन्हें कन्वर्ट कौन करेगा? इन्हें कन्वर्ट करेगी इजराइल की ही एक डिफेंस रिलेटेड एक कंपनी से कन्वर्ट करेगी। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कि बोइंग 767 इसको कौन कन्वर्ट करेगा रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट में? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किसके साथ मिलकर? इजराइल की एक कंपनी के साथ मिलकर यह कन्वर्ट करेंगे। दूसरा ब्राक 8 किसकी मिसाइल है? तो ये इजराइल की, इंडिया इसे बाय कर रहा है। ये भी आप याद रखिए। अगली न्यूज़ है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट, दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट खोजा गया है जिसका नाम है पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलियस। पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलियस इसका नाम है और ऑस्ट्रेलियस से आप पता लगा सकते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलियस ये ऑस्ट्रेलिया में है। नाम याद रखिए सिर्फ पोसिडोनिया। एग्जाम में पोसिडोनिया पूछा जाएगा क्योंकि ऑस्ट्रेलियस से तो कोई भी कनेक्ट कर लेगा। तो पोसिडोनिया इसको रिसेंटली डिस्कवर किया गया, लेकिन इसे डिस्कवर कहाँ किया गया? एक बे है जिसका नाम है सार्क बे, जो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल यहाँ पे वेस्ट में है, सार्क बे। और सार्क बे में यहीं पर ये खोजा गया है दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट, जो कि 20,000 एकड़ को तो कवर करता है। 20,000 एकड़ को, हेक्टेयर को ये कवर करता है। और अगर हम स्ट्रेच कर दिए जाए तो ये 150 किलोमीटर तक फैल जाएगा। अगर हम इसे स्ट्रेच करते हैं तो इसको लंबा करते हैं तो ये 150 किलोमीटर को आसानी से कवर कर लेगा। तो याद रखिए इसे कहाँ खोजा गया? सार्क बे में। और इसका दूसरा नाम है रिबनवीड, इसे रिबनवीड भी कहते हैं। रिबनवीड नाम याद रखिए, रिबनवीड। इसे माना जाता है कि 4500 साल पुराना प्लांट है रिबनवीड। अगली न्यूज़ है रसिया ओवरटेक सऊदी अरेबिया टू बिकम इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर। पहले क्या था? ईरान सबसे टॉप पर है और अभी भी टॉप पर, और बहुत मुश्किल है ईरान को इराक को ओवरटेक कर पाना। इराक है, ईरान नहीं है। बिगेस्ट हम कहाँ से सबसे ज़्यादा अगर हम ऑयल परचेज करते हैं तो वो इराक से परचेज करते हैं। सेकंड नंबर पर सऊदी अरेबिया था, लेकिन अब ये कहाँ पर हो गया? थर्ड नंबर पर हो गया। सेकंड नंबर पर कौन आ गया है? रसिया आ गया है। रिसेंटली रसिया से हमने क्या किया कि रसिया बड़े हैवी डिस्काउंट दे रहा था, यानी $30 पर बैरल पर डिस्काउंट दे रहा था। और इंडिया को तो क्या चाहिए? डिस्काउंट चाहिए। हमारी तरफ से तो कोई दो, हमें तो सिर्फ जो कम से कम प्राइस पे ऑयल देगा हम तो उससे लेंगे। रसिया से हमने बाय किया। रिलेशंस हमारे रसिया के बहुत काफ़ी अच्छे हैं, तो और भी मजबूत हो चुके हैं ऑयल अभी रिसेंटली सेकंड नंबर पर रसिया को लाने पर। अब कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले टाइम में रसिया फर्स्ट पोजीशन भी ओवरटेक कर ले। जिस हिसाब से रसिया के दुश्मन बन गए हैं और जितने रिलेशंस इंडिया के रसिया के साथ बनते जा रहे हैं, उस हिसाब से ऐसा ही लगता है कि रसिया से हम बहुत ज़्यादा ऑयल परचेज करने वाले हैं। अभी जितना हमने परचेज किया उसका 16% हम रसिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं। लगभग 20 मिलियन बैरल हमने अभी रिसेंटली रसिया से बाय किया है। तो याद रखिए टॉप पर इराक है, सेकंड नंबर पर रसिया, फिर थर्ड नंबर पर सऊदी अरेबिया है। और वेरी सून ये लिस्ट फिर से अपडेट हो जाएगी। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ और लास्ट न्यूज़ है दिल्ली हाई कोर्ट अपॉइंट्स फॉर्मर जस्टिस पंकज नकवी एज ए एडमिनिस्ट्रेटर टू द हैंडल अफेयर्स ऑफ जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया। जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेड अभी रिसेंट अपॉइंट हुए नहीं हैं, ये एक अपॉइंट किए जाएंगे, लेकिन एज ए टेम्प्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर किसको बनाया गया? पंकज नकवी को बनाया गया है, जो कि फॉर्मर जस्टिस है पंकज नकवी। इन्हीं को जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इनका नाम याद रखिए, पंकज नकवी। तो ये था आज का 17 जून का करंट अफेयर्स। कैसा लगा करंट अफेयर्स कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 18 जून के करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए गुड बाय।